नमस्कार, मैं हूं मंगलेश। चुनावी हलचलें अब कुछ ही दिन की बाकी है। मतलब अब 19 तारीख को पहला चरण जो है चुनाव का 102 सीटों के लिए, तो उसमें से जबलपुर भी शामिल है उन 102 सीटों के लिए। तो यहाँ पर भी मतलब सरगर्मी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जैसा कि 17 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं आपको जबलपुर का हाल। तो जबलपुर में तकरीबन जबलपुर में तकरीबन 19 मतलब उम्मीदवार खड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव में, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और यहाँ पर मतदान केंद्र हैं 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 18 लाख से ऊपर मतलब जो वोटर्स हैं वो वोट डालेंगे। इसमें नए वोटर्स जो आए हैं वो भी कुछ इसमें शामिल हैं। आज हमारे सामने युवा वर्ग है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार चुनाव को लेके उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और वो चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं। तो चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव कहीं ना कहीं हमारा भविष्य तय करने वाला चुनाव है। जैसा कि आप देख रहे हैं, खासकर युवा वर्ग में बहुत जोरों से ये चर्चा है। इस दफा चुनाव में हमको उनको चुन के संसद तक भेजना है जो हमें सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करा सकें, जो हमको रोजगार दिला सकें, जो हमको वो मूलभूत सुविधाएं दिला सकें जिनसे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। अभी हाल फिलहाल जैसा माहौल देश में चल रहा है, ये प्राय देखने में आता है कि जो भी मूलभूत मुद्दे हैं, उन मूलभूत मुद्दों को दरकिनारा करके जो जन सामान्य जो जनता है उनकी मूलभूत सुविधाओं को दरकिनारा करके एक ऐसे मुद्दे हाईलाइट किए जाते हैं जिनसे जन सामान्य का कोई सरोकार नहीं रहता। तो इस बार हम युवाओं का जो वोट होगा वो शिक्षा के नाम पे होगा, रोजगार के नाम पे होगा और हमारे भविष्य के नाम पे। तो इस बार आप लोग क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? अब वोट तो पहली बार डाल रहे हैं, पर जैसा कि इस बार मैं मतलब जितने भी युवा हैं उनसे सभी से ये निवेदन रहेगा मेरा कि एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते हमारा फोकस होना चाहिए कि आज हम जिसको भी सरकार में बना के भेजेंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ी के 5 साल निर्धारित करेंगे। 5 साल एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हमें उस सरकार को चुनना चाहिए जो बेसिकली शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे ध्यान दे। देखिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा बनाने से युवाओं का, यूथ का, हमारे समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। आप यूनिवर्सिटी बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए जिसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आप हर चीज का प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं, संस्थाओं को बेचते जा रहे हैं, तो इससे हमारा कोई उद्धार होना नहीं है। तो मैं सबसे यही चाहूंगा कि हमको इस बार ये सुनिश्चित करना है कि हमको किस पार्टी को चुनना है जो आने वाले समय में हमारा भविष्य सुनिश्चित करें और निर्धारित करें। अच्छा, ये आप लोग बताइए, इस बार जो चुनाव में वोट डालने जाएंगे पहली बार, तो क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? हमारा वोट जो है हमेशा से यही रहा है कि शिक्षा सबसे मूलभूत चीज़ है। अगर हम शिक्षित रहेंगे, है ना, तो हम अपना जो हक है वो खुद से मांग सकते हैं, हमें समझदारी आएगी, है ना। हम जो है अपना खुद का रोजगार भी चालू कर सकते हैं, या फिर हम इतने कैपेबल हो सकते हैं कि हम कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल के और अपना खुद की नौकरी ले सकें। लेकिन अगर हमें रोजगार ही वो शिक्षा ही अच्छे से, बेसिक शिक्षा ही नहीं हमें अच्छे से नहीं मिलेगी, तो हम तो आगे के लिए कुछ अच्छे से बन ही नहीं पाएंगे। अभी शिक्षा का स्तर क्या है अपन जबलपुर की बात करें? शिक्षा के स्तर बहुत ज्यादा नीचे है और खासकर शहरों में तो चलो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, मनमानी फीस ले रहे हैं। वहाँ बच्चे जो बड़े वर्ग के हैं, जो रिच फैमिली से आते हैं, वो लोग तो पढ़ ले रहे हैं। परंतु जो गांव के बच्चे हैं जिनके पास ना फिर फीस की व्यवस्था है, उनके पास जब रोजगार ही नहीं है तो फीस की व्यवस्था कहाँ से करेंगे वो लोग। इस वजह से वहाँ गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, और वहाँ के जो टीचर भी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। देखिए, शिक्षा को इनने जो है 3-4 भागों में डिवाइड करके रखा है। जो सबसे गरीब परिवार है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाके पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों को एक एमपी बोर्ड हो गया, उनसे थोड़ा मिडिल फैमिली के बच्चे हैं तो सीबीएसई में जाते हैं, और थोड़ा अच्छे हैं तो फिर वो जो नेताओं, मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे होते हैं वो इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए जाते हैं तो आप खुद बताइए कि एक बच्चे को सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ाया जा रहा है, एक को भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं और एक को पूरे विश्व के में पढ़ा रहे हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करते हैं तो समान शिक्षा एक सी होनी चाहिए, सभी समान शिक्षा होना चाहिए, सभी के लिए समान शिक्षा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बुनियादी ढांचा तो उसी से होगा ना। अब आप बताइए कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में प्राय पढ़ रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में जब उनकी नींव ही बेकार हो जाएगी, 8वीं तक आपने सबको पास कर दिया, 8वीं तक बच्चा पास हुआ, 9वीं पहुंचा फेल होगा, 10वीं पहुंचेगा फेल होगा, क्योंकि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं आपने बनाया है। जब बेसिक स्ट्रक्चर कमजोर रहेगा तो मकान या बिल्डिंग या ये भविष्य, बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखें और जो भी युवा है उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए, हमको धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि ये एक पीढ़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज अगर हमारे परिवार से किसी एक को नौकरी मिल जाती है तो आने वाला जो पीढ़ी जो होती है वो ऑटोमेटिक सुधर जाती है। जी, जबलपुर में मतलब जैसे देखा होगा कि यहाँ पे डिफेंस है, डिफेंस की कई फैक्ट्रियां हैं, काफी समय से वैकेंसियां नहीं निकली है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है काफी ठप पड़ा हुआ है। मतलब कई सालों से तो वहाँ पे काम नहीं है, कई तो जर्जर हो चुके, जिन्होंने मतलब कारखाने वगैरह खोली, फैक्ट्रियां वगैरह खोली।
तो आपको क्या लगता है कि सरकार इन जो व्यवसाय करने वालों को कुछ लाभ पहुंचा पाती है या फिर उनको कुछ सुविधाएं दे पाती है कि नहीं दे पाती? जैसे हरगढ़ की बात करें, एक बार पिछली बार जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी, इन्वेस्टर मीट हुई थी कुछ सालों पहले, हरगढ़ का दिया था। हरगढ़ में अभी ऐसा भी कोई रोजगार का या मतलब बड़ा मतलब फैक्ट्रियां नहीं आई है या बड़ा कोई ऐसा वो नहीं आया है कि जिससे मतलब लोगों को रोजगार, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इसका कारण तो कहना चाहिए, जैसे आपने कहा कि अभी जबलपुर में जितने भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं, इनमें अभी देखने को ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है इसका केंद्र सरकार की ओर से जो है निजीकरण किया जा रहा है, जिससे एक जो शासकीय से नौकरी का जो है अवसर मिलता था और उससे जो है मतलब एक अपने घर और परिवार को चलाने के लिए अच्छी खासी जो है मतलब उसकी तनख्वाह भी दी जाती थी। लेकिन अभी जो है निजीकरण को दे करके जो है युवा वर्ग 8-10 हज़ार में जो है नौकरी करने के लिए मजबूर है। तो ऐसा जो है बिल्कुल भी सरकारें बोलती प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, आपको क्या लगता है कि वो उतनी आय से घर बार चल जाता है? प्रति आय जो बढ़ी है, तो प्रति व्यक्ति आय एक विशेष वर्ग की बढ़ी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र का युवा 5,000, 10,000, 12,000 नौकरी में करने को मजबूर है। आज भी आप विभागों में देख लीजिए, पूरा जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा सी ग्रेड और डी ग्रेड की जॉबों को जो निजीकरण के माध्यम से दे दिया गया है। सारे जो रोजगार है वो ठेके के माध्यम से चल रहे हैं और एक भी ठेका कर्मचारी 12,000 से ऊपर आज की डेट में नहीं कमा पा रहा। अब 12,000 में वो अपने बच्चे को शिक्षा उत्पन्न कराएगा कि वो साफ सुथरा उत्पन्न कराएगा कि अपने को भोजन कराएगा? तो सब जो है कहने के लिए हवाई बातें हैं। जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी हुई है तो एक विशेष वर्ग की बढ़ी है। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार हैं, जो मध्यम वर्गीय से नीचे जो परिवार हैं, आज भी कहीं ना कहीं वो गरीबी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई का दंश झेल रहे हैं और रोजगार उनको बहुत आवश्यक है। जब सरकारें संकल्प पत्र की बात कर रही हैं और कुछ मैनिफेस्टो आ गया, आपको क्या लगता है इसमें मतलब युवा वर्ग का कुछ आपको लगता है कि कुछ फायदे वाली चीजें हैं? कोई दूसरा? जैसे कि अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, उस पर रोजगार की बात की गई है, स्वास्थ्य की बात की गई है। तो बीजेपी भी बोल रही है, लेकिन बीजेपी उस स्तर से नहीं बोल रही। आज युवा बीजेपी की 10 साल से सरकार है केंद्र पे, उन्होंने युवाओं को इस कदर वो कर दिए हैं, कमजोर कर दिए हैं कि लड़के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। युवा आज जो गांव से निकल के बाहर काम करने जा रहे हैं, वो लड़के इस सरकार ने इस तरीके से वो कर दिए हैं, प्रभावित कर दिए हैं शिक्षा को, रोजगार को, कि पलायन करना पड़ रहा है शहर की ओर। और बहुत कुछ ऐसी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए, आज आप यहाँ से नहीं, आज पाटन चले जाइए, पाटन में आज स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कई जगह आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कई जगह आपको मरीज ऐसे जमीन में डले रहते हैं, उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है स्वास्थ्य सुविधाएं ये बेहतर होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अभी आउटसोर्स का काम चल रहा है, जैसे कि कुछ भी वैकेंसी आ रही है उस पर आउटसोर्स भर दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है सिर्फ आउटसोर्स। सरकारी नौकरी की किसी को चिंता ही नहीं है। अच्छा, काफी समय से मतलब देखा होगा कि रोजगार मतलब भर्तियां नहीं हुई हैं, तो भर्तियां नहीं करने से जो बेरोजगार युवा वर्ग है उसको कितना नुकसान हुआ है, आप बोलेंगे? देखिए, बेरोजगारी पे बात किया जाए तो सबसे पहले एक बात आती है, तो वो स्किल्स की बात आती है कि अपने यहाँ सबसे पहले देखा जाए तो इंडस्ट्री और जो जाए कि तो फैकल्टी, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों की बहुत कमी है। और इसके लिए जब लड़के जब स्किल होते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत से फील्ड में रहते हैं जो शिक्षित युवा या फिर जिसके पास स्किल्स या नॉलेज होती है, तो वो आउट ऑफ कंट्री पे या फिर आउट ऑफ एरिया पे जाने का निर्णय करते हैं। तो क्यों ना हम ये कर दिया जाए कि जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो ये पर्टिकुलर एरिया पे दिया जाए, तो जहाँ से उनको एक आय का स्रोत बने और पास का पास एक अच्छा सा साधन मिल जाए उनको। अच्छा, अब जो सरकार, अब चुनाव होने वाले 19 तारीख को, आप लोग भी वोट डालने जाएंगे, तो अब आप क्या चाहते हो, कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, मैं तो ऐसी एक सरकार की जो है कल्पना करता हूँ कि जो मतलब हर वर्ग के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। ये नहीं कि तो क्या ये सरकार नहीं खड़ी है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। की सरकार है। यदि आज जो है बात किया जाए, अभी दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ था जिसमें जो है 30 के अंदर जो एज के युवा वर्ग हैं, ये सबसे ज्यादा आक्रोश है। अब आप समझिए कि आक्रोश किस लिए है कि ना तो 5 सालों में जितनी भर्तियां होनी चाहिए ना उतनी भर्तियां होती हैं, और मुश्किल से जो है अपनी चुनावी माहौल बनाने के लिए जो है भर्तियां निकालती भी है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कहीं कोर्ट में जाके जो है मामला अटक जाती है, कहीं स्कैम हो जाता है। इसके कारण जो है हम जितने सारे युवा हैं उनको जो है बहुत सारी
समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय में जो है हमको जो है रोजगार मिलना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप क्या सोच के जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए देखिए, अभी आने वाली? सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो मुझे लगता है धर्म के नाम पर तो राजनीति ना करे, सभी वर्गों का ध्यान रखे, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, सभी के लिए समान चीजें लागू करें, समान शिक्षा लागू करें, और जिसको क्या बोलते हैं जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो, ये सारी चीजें उसमें हो, उनके मैनिफेस्टो में है, संकल्प पत्र में हो। संकल्प पत्र में बस नहीं होना चाहिए, जमीनी स्तर पे आके काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और क्या सोचते हैं आप? सर मुझे लगता है कि सरकार हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि हमारा संविधान बना है, फिर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान है और भारत जो चल रहा है डेमोक्रेसी है। मतलब सर कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जो हमारी सरकार होनी चाहिए डेमोक्रेटिक बेस पे होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारे जैसे कि कोई मुख्यमंत्री है ये हमारे वर्ग का है तो हम इसके लिए ज़्यादा काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मतलब सांप्रदायिकता होनी ही नहीं चाहिए पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है सर कि जिस प्रकार से एक राजा होता है सर, तो राजा सबके लिए सबका बराबर न्याय करता है, तो सरकार भी ऐसी होनी चाहिए सर कि सबके लिए बराबर नियम कानून बनाए, नीतियाँ बनाए। थैंक्स। आपको क्या लगता है? अभी जैसे कि अयोध्या के एक सांसद हैं, ऐसे बहुत से जो सांसद के प्रतिनिधि हैं अभी उतरे हुए हैं, उन्होंने डायरेक्ट बोले हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, चेंज करेंगे, उस पर तो आपको लगता है संविधान बदलना इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि 400 पार, जब 400 पार उनको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तब वो उसके लिए काम वो हो जाएंगे। जो उनकी सोच है, RSS की जो सोच है, वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे वो लोग। तो आपको क्या लगता है अभी जो सरकार, मतलब आप चुनाव 19 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं, तो अब आपकी क्या कल्पना ऐसी कि मतलब कौन सी कैसी सरकार चाहते हैं आप देश में? ये देश लोकतांत्रिक देश है और ये देश संविधान से चलता है, तो हमें इस देश में संविधान को मानने वाली सरकार चाहिए। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सत्ता में काबिज होने से पहले संविधान को बदलने की बात करने लग जाए। जब संविधान को बदलने की बात होने लग जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो कैसे लोग होंगे। तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो शिक्षा पे, जो स्वास्थ्य पे, जो रोजगार पे और जो ग्रामीण परिवेश पे रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचे, उनके लिए कार्य करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग का भी कहना है कि इस बार जो मतलब सरकार उनको ऐसी चाहिए कि मतलब वो महंगाई, बेरोजगारी जो मूलभूत समस्या है इन पे का मतलब उनका मतलब फोकस होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति पर। तो ये जबलपुर से मतलब ये युवा वर्ग था, इससे आज हमने बात करी, तो ये सारी चीजें मतलब इनका मतलब जो इन्होंने बताई है, इनके अंदर की पीड़ा बताई है। तो अब देखते हैं कि ये जो 19 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है और उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो अब वो सरकार इनके युवाओं के हिसाब से बनती है या फिर कुछ और ही मुद्दे रहेंगे। जबलपुर, मंगलेश्वर।